जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। हाँ, जय हिंद गुड़िया बेटा, मोहम्मद बेटा, दीपक बेटा, सभी को जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग, हाँ चितरंजन जी बिल्कुल, आजाद सिंह जी, रोशन जी, सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था क्या, वो आप लोगों का टॉपिक था क्या, प्लासी का बैटल, बक्सर का बैटल, ये सब देख लिया था। अलीनगर की संधि भी हो गई थी, इलाहाबाद की ट्रीटी भी हो गई थी, इलाहाबाद की संधि भी हो गई थी। अब अंग्रेज भारत में अपने शासन की स्थापना कर दिया, तो शासन की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने भारत का शोषण करना शुरू कर दिया, और जो शोषण करेंगे उसी को कहते हैं कौन सा, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी भू राजस्व व्यवस्था, यानी कौन सा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी क्या, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तीन पार्ट माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होगा क्या, रैयतवाड़ी, एक होगा क्या, रैयतवाड़ी, यानी कौन सा, तो रैयतवाड़ी सबसे पहले। उसके पहले बात कर लेते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट की, यानी द्वैध शासन जिसे कहते हैं, डायरकी सिस्टम जिसे कहते हैं द्वैध शासन। फिर आ जाएगा कौन सा, डायरकी शासन के बाद आ जाएगा कौन सा, तो परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट यानी क्या, स्थायी। दूसरा हो जाएगा क्या, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। तीसरा क्या हो जाएगा, महालवाड़ी। क्या हो जाएगा, महालवाड़ी। ये तीन तरह की व्यवस्था लागू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, 3 से 4 तरह की व्यवस्था। ये 4 व्यवस्था आपको याद रखना होगा, कौन कौन सी व्यवस्था लागू होगी, क्या क्या सिस्टम होगा। इसमें सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं द्वैध सिस्टम, यानी द्वैध सिस्टम, द्वैध सिस्टम के बाद आएगा इजारेदारी व्यवस्था। चलिए एग्जैक्ट टाइम पे आते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं 4 तरह की व्यवस्था होगी, जो है कौन सी है, तो डायरकी होगा, परमानेंट होगा, रैयतवाड़ी होगा, और कौन सा होगा, महालवाड़ी होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इसमें डायरकी सिस्टम की, एक एक करके देखते हैं। मतलब प्लासी के युद्ध जो हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में अपने शासन की स्थापना कर लेते हैं, और जब अपने शासन की स्थापना कर लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, तो भारत में शोषण करेंगे, और शोषण करने के क्रम में भारत से टैक्स भी वसूलेंगे और अन्य सारे कार्यक्रम भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि औरंगजेब वगैरह ये सब जितने पावरफुल राजा थे वो सब मर ही चुके थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डायरकी सिस्टम, जिसे ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसे द्वैध शासन कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं डायरकी सिस्टम की, यानी कौन सी व्यवस्था, द्वैध शासन की। द्वैध शासन की अगर हम बात कर लेते हैं डायरकी सिस्टम की, उसमें कई सारे फैक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। द्वैध शासन के अगर फादर की बात कर लें कि इसके पिता कौन थे, ठीक, इसके फादर कौन हो जाएंगे, मतलब इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो इसके फादर माने जाते हैं लीनियस कार्टिस, यानी क्या, लियोनस कार्टिस भी कह सकते हैं इन्हीं को, यानी क्या कहते हैं, तो लीनियस कार्टिस या लियोनस कार्टिस कह सकते हैं। मतलब कौन हो जाएंगे, तो लियोनस कार्टिस कहते हैं, जिसे इसके फादर कहते हैं। लियोनस कार्टियस को
इसका जनक माना जाता है। ठीक, अब पहली बार इसको अगर हम बात करें स्टार्ट कौन करेगा भारत में, इसको जो स्टार्ट किया जाता है भारत में किसके द्वारा, स्टार्टेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने कहां पर लागू किया, बंगाल में लागू किया। इसके तहत 2 लोगों का शासन होता है। यानी क्या, ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट कह सकते हैं आप समझने के लिए, डायरकी की जगह किसका किसका रूल, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, रूल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल। 2 लोगों का राइट होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के गवर्नर। तो ये दोनों लोगों का शासनकाल हो जाएगा, ध्यान रखना, दोनों लोगों का, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और रूल के क्या हो जाएगा, बंगाल का नवाब। अब यहां पर देखिएगा 2 पास, ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर हम बात करेंगे तो इनके पास क्या हो जाएगा, तो रेवेन्यू राइट ये लेते हैं और आर्मी वाला राइट दे देते हैं किसको, तो बंगाल ऑफ नवाब को। किसको दे देते हैं, बंगाल ऑफ नवाब में। ठीक, बंगाल ऑफ नवाब को दे देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अंग्रेजों ने भाई राजस्व वसूला और मिलिट्री पावर उन्हें दे दिया कि भाई आप मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ले लीजिए बंगाल के नवाब, क्योंकि नए नए लोग आए थे तो इन्हें दिक्कत था कहीं ऐसा ना मामला खराब हो जाए। राजस्व वसूलने का सारा अधिकार अंग्रेजों ने ले लिया और 3 नवाब नियुक्त किए। इन्होंने 3 लोगों को जो है अपॉइंट किया रेवेन्यू के लिए। Three person appointed by East India Company for revenue. राजस्व के लिए 3 लोगों की नियुक्ति की गई। कौन कौन 3 लोग थे भाई, बंगाल के लिए, दूसरा हो जाएगा बिहार के लिए, बंगाल के लिए अलग पर्सन, बिहार के लिए अलग पर्सन, और एक क्षेत्र आ जाता कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा के लिए अलग, भाई आप राजस्व मतलब उनके प्रतिनिधि नियुक्त किए गए, उनके क्या नियुक्त किए गए, प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। ठीक, हाँ, उनके प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। तो बिहार के हो जाते हैं राजा सिताब राय, बंगाल के मोहम्मद रजा, और यहां का हो जाता है राय दुर्लभ। बंगाल का हो जाता है कौन, मोहम्मद रजा। बिहार का हो जाता है कौन, बिहार का राजा सिताब राय। कौन हो जाएगा, राजा सिताब राय। और वहीं पर उड़ीसा का हो जाएगा कौन, राय दुर्लभ। राय दुर्लभ कहां का हो जाएगा, उड़ीसा का। ठीक है, तो ये हो जाते हैं मोहम्मद रजा, राजा सिताब राय, और कौन हो जाएगा, राय दुर्लभ। ये 3 लोग हो जाएंगे अलग अलग क्षेत्र के। इन्हें रेवेन्यू वसूलने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तीनों लोगों को, अच्छा स्पेलिंग कोई बात नहीं, नोट कर लो, फ्लो में लिखते हैं अब। ठीक है, अब इस व्यवस्था को इंड कौन करते हैं, इंड ऑफ द डायरकी सिस्टम, मतलब जो द्वैध शासन ये है इसको खत्म कौन करेगा,
एंड ऑफ द डायरेक्ट सिस्टम बाय वॉरेन हेस्टिंग। इसके द्वारा खत्म किया गया, तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसे खत्म किया गया। किसके द्वारा खत्म किया जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इस खत्म कर दिया जाएगा। कौन सा सिस्टम? तो डायरेक्ट सिस्टम। द्वैध शासन का समापन कौन करेगा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा क्या? फिर से देख लीजिए, आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन होता है कि द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? लियोनस कार्टिस को। द्वैध शासन किसने शुरू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। कहां पर? तो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया। बंगाल हटाई दो, कोई बात नहीं। द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। कहां पर लागू था? तो एरिया आपको पहले लिखवा दिया, तो प्रॉपर बंगाल लिखना ही नहीं, क्योंकि सब क्षेत्रों में लागू होता है। द्वैध शासन में दो लोगों की सरकार होगी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की और दूसरा हो जाएगा बंगाल के नवाब की। ठीक है, बंगाल के लिए हो जाएंगे क्या? बंगाल के मोहम्मद रजा हो जाएंगे, और बिहार के राजा सिताब राय, उड़ीसा के हो जाएंगे राय दुर्लभ। और खत्म कौन करेगा? तो ध्यान रखना, वॉरेन हेस्टिंग। कौन खत्म करेगा? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, सभी का यहां तक क्लियर है। और जब वॉरेन हेस्टिंग खत्म करेगा तो ये लागू करेगा इजारेदारी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इजारेदारी, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने, सभी का क्लियर है? एक बार बता दीजिए। इजारेदारी व्यवस्था लागू की। व्यवस्था 5 वर्षों के लिए लागू किया। वॉरेन हेस्टिंग ने इजारेदारी व्यवस्था 5 वर्षों के लिए लागू की। क्लियर सर, 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 वेरी गुड, सभी का क्लियर। मोहम्मद नईम का, पंकज जी का, सम्राट जी का, पूजा, ओके भैया, अच्छा जी, पंकज, प्रतिभा जी का, सभी का क्लियर। सोनम जी का, संदीप जी का, सभी का क्लियर। आफ्ताब जी का, शाहरुख जी का, रिशिता जी का, सभी का क्लियर, वेरी गुड प्रदीप। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब यहां तक की बातें आपकी। 5 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें मतलब क्या होता था? सर्वाधिक बोली लगाने वाले को ठेका दे दिया जाता था। सर्वाधिक बिड लगाने वाले को, कॉन्ट्रैक्ट लगाने वाले को ठेका प्रदान किया जाता था। जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड लगाता था उसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था। उसी को क्या किया जाता था? कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था। ठीक है, तो ये हो जाता है एक। वॉरेन हेस्टिंग जो है उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, हाँ, जब गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ाएंगे ना वंदना, वहां पर बता देंगे। ठीक, हाँ, बिपिन चंद्रा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, किताब अच्छी है। लेकिन आप बिपिन चंद्रा में थोड़े फैक्ट ही पाओगे, जितना फैक्ट आपको पढ़ाया जाता है उतना फैक्ट आप नहीं पा पाओगे। ठीक है, हाँ, काफी अच्छी किताब है बिपिन चंद्रा, BL ग्रोवर, ये सब अच्छी किताबें हैं। आपकी इच्छा है तो आप पढ़ लीजिए। ठीक, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ये सब ऑथेंटिक किताबें मानी जाती हैं, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। और बताओ, इजारेदारी मतलब व्यवस्था थी कि इसमें कहता है कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे पैसा दे देंगे, उसी को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कहते हैं। हाँ, एक तरीके से कह ले सर मोनोपोली सिस्टम कह सकते हो। मोनोपोली मतलब सबसे ज्यादा जो बिड लगाएगा उसको ठेका दे, उसी को कहते हैं इजारेदारी व्यवस्था। अब जाते हैं इसमें कौन सा अस्थाई बंदोबस्त की बातें कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर इसमें इजारेदारी भी आ जाए तो यहां पर आ जाता है इजारेदारी सिस्टम। इजारेदारी मतलब अगर बात कर लें तो ये हो जाएगा इजारेदारी व्यवस्था। तो कुछ है नहीं इस व्यवस्था में, बस ये व्यवस्था लागू किया जाता है किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। अरे मतलब वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, कुछ था नहीं।
ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी 5 सालों के लिए, अपने आप खत्म हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहले तो जो नोट्स है उसे पढ़ो, नोट्स में से कुछ बचेगा ही नहीं, तो आपको अलग से परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। नोट्स आपका इतना सफिशियंट है कि आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर पढ़ लो तो आपकी मर्जी है, ठीक, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। मैं कभी किसी को मना नहीं करता ये ना करो वो ना करो, जितना आपकी इच्छा करे उतना पढ़ लो। परमानेंट, परमानेंट सेटल मतलब अस्थाई बंदोबस्त की अगर हम बात कर लेते हैं, अस्थाई बंदोबस्त क्या हो जाएगा? परमानेंट सिस्टम ऐसे कह लीजिए। अस्थाई व्यवस्था, इसी को कहते हैं कौन सा? जमींदारी सिस्टम। इसी को कहते हैं कौन सा सिस्टम? ये कहलाता है आपका कौन सा? जमींदारी सिस्टम। अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1793 में। इसके द्वारा स्टार्ट कौन कर देगा यहां पर? स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें हेल्प कौन करेगा? तो जेम्स ग्रांट एंड सर जॉन सोर। इसमें एग्रीमेंट किससे होगा? मतलब इसमें समझौता कितना होगा? किससे होगा? कौन शुरू करेगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया। इसका अन्य नाम जमींदारी व्यवस्था, ठीक। और समझौता किससे होगा इसमें? इसमें समझौता किससे होगा ध्यान रखिएगा। अधिनियम जमींदारी सिस्टम, हाँ मोनोपोली कह सकते हो, जागीरदारी मीन्स। तो स्टार्टेड बाय किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस की बातें कर लेते हैं, इसके द्वारा शुरू किया गया। जेम्स ग्रांट और सर जॉन सोर कहते हैं, ठीक। और बात करें समझौता किससे हो रहा, तो समझौता किससे होगा? तो समझौता होगा किससे? तो तो किससे? जमींदार से। जमींदार, इनके लिए फ्यूडल यूज कर सकते हो, लेकिन फ्यूडल यूज करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। जमींदारों से समझौता हो रहा है, जमींदार, ठीक है ना। और ये कितने सालों के लिए लागू हो रहा है जमींदारों समझौता? फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों के लिए समझौता होता है। किससे होता? जमींदार से। किससे होता? जमींदार से। जमींदार से 10 वर्षों के लिए एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें रेट ऑफ टैक्स कितना रखा जाता है? इसमें कितना कर की दर रखी जाती? कर का दर क्या रहता? कर का दर 2 तरह से होता, एक 1/11 और दूसरा हो जाता है 10/11। 1/11, 10/11। 1/11 किसके पास रहता? तो ये रहता है जमींदार के पास। जमींदार के पास। 10/11 किसके पास होता? तो ब्रिटिश के पास।
अंग्रेजों के पास। ठीक, ये रहता है 10/11, मतलब जो भी कर वसूलते वो 10 सालों के लिए हो जाता है कि इतना भाग तुम दोगे, इतना भाग तुम दोगे। ठीक है, तो ये पहले तय हो जाता है कि कितना पार्ट कौन देगा, कौन कितना देगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट की बातें कर लेते हैं कि टोटल एरिया के कितने % पे लागू था। टोटल एरिया कितना % हो जाएगा, तो 19% एरिया पर लागू था। ठीक, अच्छा इसमें कितना टैक्स कलेक्ट करना है, तो रेट ऑफ टैक्स तो फिक्स ही नहीं था, मतलब रेट ऑफ टैक्स की अगर बात कर लेते हैं, कर का दर क्या होगा, तो नॉट फिक्स। कर का दर, अरे कर का दर की बात कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे पार्ट ऑफ टैक्स कर लीजिएगा, नीचे कर लीजिएगा रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स यहां पर कर दीजिए पार्ट ऑफ टैक्स, कर का भाग। ठीक, यहां पर कर दीजिए कर का दर। कर का दर होगा कोई फिक्स नहीं होगा, नॉट फिक्स, मतलब किसानों से जितना मर्जी करे उतना जमींदार कर ले सकता था, जितना मर्जी करे उतना कर ले सकता था, कोई तय नहीं था। लेकिन जो भी कर वसूला जाएगा एक बार तय हो जाता है कि भाई यहां से इतना कर लेना है, तो उसी का 1/11 भाग जमींदार रखता, 10/11 भाग अंग्रेजों के पास रहता। अब इसको और डिटेल में समझाते हैं। 19% एरिया, जैसे कहां पर, तो बंगाल में, देन कहां हो जाएगा, बिहार में, देन कहां हो जाएगा, उड़ीसा में, देन कहां हो जाएगा, यूपी में, एटसेट्रा कर दीजिए। यूपी में, ईस्टर्न यूपी में। इसी में एक रूल लागू था, और रूल क्या था बेटा, एक नियम लागू था, वो नियम क्या था, सनसेट रूल, मतलब क्या, सूर्यास्त का नियम था। कौन सा नियम इसमें लागू था, सूर्यास्त का नियम लागू था। इसी को कहते हैं कौन सा नियम बेटा, तो सूर्यास्त का नियम। चलो इसको समझते हैं। देखो जमींदारी व्यवस्था, इसी को कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। कितने सालों के लिए लागू होता है, 10 सालों के लिए। इसको लागू कौन करता है, कॉर्नवालिस, जिसे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। जेम्स ग्रांट और जॉन सोर इसमें मदद करते हैं। और यह समझौता किससे हो रहा है, जमींदारों से। कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। और इसमें कर का जो भाग होता है, 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता, 10/11 भाग ब्रिटिशर्स के पास रहता। कर का दर कोई तय नहीं था, जितना मर्जी करता उतना कर भी लेते। और कुल 19% भाग पर लागू होता, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अलावा और भी स्टेट थे। इसे सूर्यास्त का नियम, मतलब कुल मिलाकर के 19% भाग पर लागू था। अब इसमें देखो, जैसे जो सबसे ज्यादा बिड लगा था, जैसे इसमें बड़ा खतरनाक नियम लागू था सनसेट का। जैसे मान लीजिए एक कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लो, डिस्ट्रिक्ट का नाम, एक जगह का नाम सुन लो, लखनऊ का नाम सुना होगा सभी लोगों ने। मान लीजिए लखनऊ है, लखनऊ का कोई भी ठेकेदार है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, कोई भी मतलब जमींदार है, लखनऊ का कोई जमींदार है। उस जमींदार से कहा गया कि लखनऊ का जो टोटल रेवेन्यू होगा, जो लखनऊ का 1.3 मीट्रिक टन मान लिया गया कि भाई इतना वसूला जाएगा। 1.3 मीट्रिक टन के आसपास यहां से हम रेवेन्यू वसूलेंगे, या ऐसे कह लीजिए। तो अंग्रेजों ने यहां बिड लगाना शुरू कर दिया कि भाई कौन 1.3 मीट्रिक टन देगा। एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं 222 मीट्रिक टन दे दूंगा, आप 1.3 छोड़ो। या ऐसे कह लीजिए, यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं, कोई पर्सन कहता है कि यहां से मैं 100 मीट्रिक टन वसूल के दूंगा। एक जमींदार कहता है कि मैं इसको और आसानी से कर देते हैं, एक जमींदार कहता है लखनऊ से मैं 100 मीट्रिक टन वसूल करके आपको राजस्व दूंगा। फिर दूसरा जमींदार कहता है कि भाई यहां से मैं 220 मीट्रिक टन वसूल करके दूंगा, और ये हर साल वसूलूंगा। और कितने सालों के लिए लागू होगा, 10 सालों के लिए लागू होगा। अब उस जमींदार के पास चला गया ठेका। अब मान लीजिए उस जमींदार का नाम हो राजू, जस्ट एक एग्जांपल ले लो, मस्त आदमी है राजू। 10 सालों के लिए राजू के पास ठेका चला गया। ठीक, 10 सालों के लिए लागू हो गया। अब इसमें राजू का भाग कितना होगा, बताएं आप लोग।
ये जो 222 मीट्रिक टन होगा इसमें राजू का भाग कितना होगा और अंग्रेजों का भाग कितना होगा? जो एरर्स वसूलेंगे, ठीक है, कितना राजू का भाग होगा और कितना अंग्रेजों का भाग होगा, बस इतना बताएं आप लोग। बहुत प्यारा सा, सारे मैथ पढ़ते हो ना। ये जमींदार का हिस्सा होगा, अंग्रेजों का हिस्सा। देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। अमित रंजन, सबसे पहला आंसर आ गया कि 200 टन गुरुजी अंग्रेजों का और 20 टन जमींदारों का। ना 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 ना, राजू का कितना होगा? हाँ, सुमित पटेल जी का आ गया कि गुरुजी इसको डिवाइड करेंगे तो 10/11 से। देखो कितना बढ़िया स्मार्ट बच्चा। 10/11 ने इसको भाग देके बताना ना कितना होगा। राजू का इसमें कितना होगा और अंग्रेजों का कितना होगा। तो भाई राजू का हिस्सा कितना है? राजू वहां का जमींदार है। राजू क्या है? जमींदार है। तो जमींदार को कितना मिलेगा? 1/11। यानी इसे अगर देखोगे तो इसमें अगर करोगे तो 11 दूनी 22, 2 2 2, तो कितना मीट्रिक टन हो जाएगा भाई? 222 को 11 से भाग दीजिए। 222 से 1/11 से भाग दीजिए। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 मीट्रिक टन होगा ना। 20 का होगा बेटा, 22 मीट्रिक टन होगा ना। 22 मीट्रिक टन बन रहा है मेरे हिसाब से तो। 22 मीट्रिक टन ना। हाँ 22 टन अंशुल, 20 नहीं बेटा 22। हाँ 22 मीट्रिक टन। 22 मीट्रिक टन होगा राजू का और 200 मीट्रिक टन होगा किसका? ब्रिटिश का, अंग्रेजों का। 22 मीट्रिक टन राजू अपना जो वसूलेगा वो अपने पास रखेगा और 200 मीट्रिक टन किसका होगा? और ये 10 सालों के लिए लागू होता चला जाएगा। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजों को राजू के रेवेन्यू से मतलब नहीं था। राजू पाए ना पाए अंग्रेजों को लेना देना नहीं था। अंग्रेजों को कितना चाहिए? आप पॉइंट में आराम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अंग्रेजों को चाहिए कितना? तो 200 मीट्रिक टन। कितना चाहिए? 200 मीट्रिक टन। अंग्रेजों को कितना चाहिए? 200 मीट्रिक टन। अब 200 मीट्रिक टन, अब राजू वहां से 200 वसूले। अरे जो भी हो यार, मान लो यार थोड़ी देर के लिए, बात खत्म करो। ठीक, हाँ जो भी हो पॉइंट में ही आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना भी आए मान लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम मैथ यहां नहीं पढ़ा रहे तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, एक अनुमान लगा लो। अरे 18 हो, 16 हो, 17 हो, जितना भी आए एक अनुमान लगा लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक, अब जो भी राजू का हिस्सा है उतना राजू पा गया। ठीक, मतलब जो भी हो मिल रहा है, मोटा मोटा कह लेते हैं कि 220 यानी राजू का जो हिस्सा है और उसका हिस्सा है। अब एक छोटा सा रेशियो ले लिया, जितना भी राजू का हिस्सा आ रहा अंग्रेजों का। मान लेते थोड़ी देर के लिए कि अंग्रेजों का हिस्सा है कितना? 200 मीट्रिक टन। 200 मीट्रिक टन अंग्रेजों का हिस्सा है। अंग्रेजों का सिर्फ 200 मीट्रिक टन से मतलब है। राजू कम वसूले ज्यादा वसूले, अंग्रेजों को कोई लेना देना। राजू अगर अच्छा आदमी है तो कम वसूलेगा, खराब आदमी है तो ज्यादा वसूलेगा। ठीक, हाँ 200। अच्छा डायरेक्ट 0 बढ़ा दिया जाता तो 20 कर लो। अभी भी आप लोग मैथ में लगे पड़े हो। अब 2 हिस्सा होता। अब अंग्रेजों को चाहिए 200 मीट्रिक टन। अब किसी साल फसल खराब हो गई अगर, तब भी अंग्रेजों को 200 मीट्रिक टन चाहिए, और चाहे राजू अपने घर से दे। मान लीजिए किसी साल सूखा पड़ गया, लगातार 2-3 साल तक सूखा पड़ गया, तो 2-3 साल तक अगर सूखा पड़ गया तो किसान कर दे पाएगा? बताओ आप लोग, किसान कर दे पाएगा? नहीं ना, किसी भी हाल में नहीं दे पाएगा। और जब किसान कर नहीं दे पाएगा तो उससे मतलब अंग्रेजों को नहीं है, उससे मतलब डायरेक्टली राजू से। और राजू अगर जबरदस्ती वहां से कर वसूलता है, यानी जमींदार अगर जबरदस्ती कर वसूलता है, तो किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो अंग्रेज को नहीं जानेंगे, वो किसको जानेंगे? जो उनसे वसूल रहा है। तो वसूल कौन रहा? जमींदार। खराब जमींदार है तो 200 की जगह 400 मीट्रिक टन, 500 मीट्रिक टन, 600 मीट्रिक टन तक वसूलता। और अंग्रेजों को कितना देता? सिर्फ 200 मीट्रिक टन। 200 मीट्रिक टन अंग्रेजों को देता, बाकी जितना उसके पास बचता वो सारा अंग्रेज अपने पास रख लेता, मतलब वो जमींदार अपने पास। मतलब अंग्रेजों को 200 से मतलब है, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, जमींदार कम वसूले ज्यादा वसूले। ठीक, अब इसमें एक नियम लागू था, सूर्यास्त का नियम। जैसे मान लीजिए कितना है, 5 जनवरी है। अगर एक समझौता हुआ था कि 10 जनवरी तक जो जमींदार है लखनऊ का, वो 6:15 तक
जो कर ला करके अंग्रेजों के पास जमा करेगा, जहां भी अंग्रेजों की ऑफिस हो जमा करेगा, जो भी कर डिसाइड हुआ है। जमींदार घर से निकला किसी भी रीजन से, चाहे उसकी बैलगाड़ी खराब हो, चाहे वो वसूल ना पाया हो, कोई भी रीजन हो, उससे मतलब नहीं है। वो अगर लेकर भी रेवेन्यू पहुंचा, अगर इतने बजे तक नहीं दे पाया, 6:15 तक अगर वो जमा नहीं कर पाया, ये पीएम पे 6:15 शाम को, मान लीजिए सूर्य 6:15 पर डूबेगा, जस्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सूर्य 6:15 पर डूबेगा, अगर इतने बजे तक जमा नहीं कर पाया तो उसकी सारी जमीनें जब्त कर ली जाती हैं सूर्य डूबते ही। इसी को कहा जाता है कौन सा नियम? सूर्यास्त का नियम। ठीक, पूरी जमीनें उसकी क्या कर लेती, जब्त कर ली जाती है। और इसी को कहा जाता है कौन सा रूल? तो सनसेट रूल कहा जाता है। कौन सा नियम? सूर्यास्त का नियम, कि अगर सूर्य डूबने तक अगर इतना जमा नहीं कर पाए तो उसकी सारी जमीनें क्या कर ली जाती, जब्त कर ली जाती। इसी को कहा जाता है कौन सा नियम? सूर्यास्त का नियम। अगर वो 6:16 पर भी पहुंचा तभी उसकी जमीनें जब्त हो जाती। जैसे आप लोग फॉर्म भरते हो, 11:59 जैसे होता है, 60 होता है, जैसे 12 बजता है, लिंक अपने आप क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। चाहे आपका फॉर्म भरा है ना भरा है, उससे मतलब नहीं है उन्हें, चाहे आपके नेट की दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो। इसी को कहते हैं सूर्यास्त। बड़ा बहुत लोगों को बर्बाद कर दिया। तो ये होती है जमींदारी व्यवस्था। फिर सवाल कैसे आते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त कब शुरू हुआ? 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त भारत के कितने क्षेत्र पर लागू था? 19% क्षेत्र पर। अस्थाई बंदोबस्त में समझौता किससे होता था? किसानों से। अस्थाई सूर्यास्त का नियम किसमें लागू था? तो अस्थाई बंदोबस्त में। सभी का क्लियर है? एक बार बता दें। रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर बात कर लें तो 1792 में पहली बार, फर्स्ट टाइम, 12 महल तमिलनाडु में। महल तमिलनाडु, चलो इसको अलग ही कर देंगे। 1792। दूसरा हो जाएगा 1820। पहला हो जाएगा 1792 और फिर हो जाएगा 1820। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। ठीक, अब इतने डिटेल में समझा रहे, दोबारा नहीं समझाएंगे बेटा, कितनी बार एक ही चीज समझाएंगे। ठीक, हाँ, पहली बार 1792 में, दूसरी बार 1820 में। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम लागू होता है और ये पूरे फुल लागू होता है, मतलब पूरे क्षेत्र में लागू होता है, मतलब फुल एरियाज में। ये पहली बार 1792 फर्स्ट टाइम। ठीक, कौन लागू करेगा? तो ध्यान देगा, कैप्टन रीड एंड टॉमस मुनरो। और कौन हो जाएगा? कैप्टन रीड और कर्नल मुनरो, या मुनरो कह लीजिए। टॉमस मुनरो। ठीक, और बात कर लेते हैं कब इसमें एग्रीमेंट किससे होगा? एग्रीमेंट किससे होगा? तो चीफ ऑफ विलेज से, अरे रैयत से, मतलब किससे? तो फार्मर से, किसानों से। रेट ऑफ टैक्स कितना होगा? तो अप्रॉक्स 50%। अप्रॉक्स कितना परसेंट? तो 50%। ठीक है, 50% मान लीजिए, ऐसे अप्रॉक्स लगभग लगा देना। समझौता रैयत से।
जाएगा किसानों से। कर का दर कितना परसेंट? 50%। कर का दर कितना परसेंट होगा? ठीक, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 50%। ठीक, कितने परसेंट पे हो जाएगा? ध्यान रखिएगा 50% पे। ठीक, और पहली बार कहां पर लागू होगा? फर्स्ट टाइम 12 महल तमिलनाडु। 12 महल कहां पर? तमिलनाडु में। और बाद में अदर एरिया में कब लागू होगा? अदर एरिया जो होगा वो 1822 में लागू होगा पूरे क्षेत्र में। कहां कहां पर? तो पूरा तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, एटसेट्रा कर लीजिए। टोटल एरिया का कितना? 51% पे है। 51% क्षेत्र पर लागू था। ठीक है, 51%। तो रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत मीन्स होता है किसान। ध्यान समझिएगा, रैयत मीन्स होता है फॉर्मर। अब अगर हम बात करें रैयत, तो रैयत मीन्स क्या होता है? रैयत का अर्थ होता है क्या? किसान। रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान, यानी क्या होता है? फार्मर। ये व्यवस्था पहले से छत्रपति शिवाजी ने इस क्षेत्र में लागू थी और ये उसी क्षेत्र में लागू कर देता है। ठीक, और कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो माने जाते हैं इसके, जो कैप्टन रीड इसके जनक माने जाते हैं। रैयत का मतलब किसान हो गया। 50% क्षेत्र पे लगभग लागू था, अप्रोक्स 50% पे क्षेत्र पर लागू था। ध्यान रखिएगा, अरे 50% मतलब लागू होता था। कर इसमें लगभग वसूला जाता है, 50% के आसपास कर वसूला जाता है, कहीं के 60% भी वसूला जाता है। समझौता किससे? किसानों से हो रहा है। पहली बार 12 महल में और तमिलनाडु 51% क्षेत्र पर ये पूरा वसूला जाता है अंग्रेजों के। ठीक, तो दूसरा होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। तीसरा व्यवस्था जो अंग्रेजों ने कर वसूली की लागू की थी उसे कहते हैं महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था ये कब लागू होगा? 1822 एडी। और बात कर लेते इसको लागू कौन करता है? होल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? ध्यान रखिएगा, होल्ट मैकेंजी के द्वारा। होल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, हाँ, होल्ट मैकेंजी। हाँ, इन्होंने खूब लूटा, कह सकते हो, खूब लूटा इन्होंने। ठीक सर, एनडीए में हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन? मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंच गए और अभी तक ये नहीं पता एनडीए में कितने क्वेश्चन आते हैं। पहली क्लास भी देख लिया करो। ठीक है बेटा, वो क्लासेस आप ही लोगों के लिए है। सर हिंदी में लिख दो। कहाँ इंग्लिश लिख दिया भाई? कुल क्षेत्रफल नहीं लिख पाओगे, कैसे बताओ पेपर दोगे इंग्लिश का बेटा? ठीक, ये तो इंग्लिश में लिखा, 12 महल तमिलनाडु लिखना है तो लिख दें, ये भी क्यों कष्ट रहे। 12 महल तमिलनाडु। ठीक है, हो गया। अब तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र तो लिख ही लोगे मुझे हिसाब से। तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा इसे लागू किया गया। इसमें समझौता किससे हो रहा है भाई?
तो इसमें समझौता किससे हो रहा है? इसमें कर की दर क्या रखी गई? इसमें समझौता किससे हो रहा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में शुरू किया गया महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया। इसमें कर की दर कितनी रखी गई? महलवाड़ी व्यवस्था में समझौता किससे हो रहा है? तो चीफ ऑफ विलेज से। गांव के प्रमुख से, यानी महाल। महाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेज। ठीक, ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं? विलेज। ग्रुप ऑफ विलेज कब स्टार्ट हुआ? 1765 में। जो डायरेक्ट सिस्टम 1765 में स्टार्ट होता है, 1765 में। बट उस सबका ईयर वीयर याद नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 1765 आपकी बहुत इच्छा लिखने की तो लिख लीजिए, लेकिन वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आपका नहीं रहता है। तो हॉल्ट मैकेंजी यानी गांव का जो प्रमुख होगा उसके द्वारा व्यवस्था लागू करें। ठीक, चलिए, कर का दर कितना परसेंट होगा? तो 50%। 50% टैक्स यहाँ पे लिया जाएगा। कोई बात नहीं, दोनों भाषा लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो 50% क्षेत्र पर लागू था। और यहाँ पे बात कर ले एरिया क्या हो जाएगा? 50% मतलब वसूला जाता था रेवेन्यू। एरिया कितना हो जाएगा? तो कितना बचा? 30%। 30% क्षेत्रफल पे लागू था। कहाँ हो जाएगा भाई? कौन कौन सा एरिया? तो वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा एटसेट्रा कर दीजिए। इन सभी क्षेत्रों पर लागू था कौन सा? मालवाड़ी व्यवस्था। एक कर दीजिए नॉर्दर्न राजस्थान। एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी लगान। एक मूवी आपने देखी होगी लगान, देखी होगी, एटसेट्रा कर दीजिए। एक मूवी आपने देखी होगी लगान। तो लगान व्यवस्था में यही व्यवस्था लागू थी। लगान में यही व्यवस्था लागू थी, जिसे कहते हैं हम लोग क्या? मालवाड़ी व्यवस्था। उसमें भुवन की मुलाकात हो जाती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कौन सी व्यवस्था हो जाएगी? महालवाड़ी। महाल का मतलब चीफ ऑफ विलेज, एक गांव का समूह होता है। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा इसे शुरू किया गया था। समझौता किससे हो रहा था? गांव के प्रमुख से हो रहा था। रेट ऑफ टैक्स कितना परसेंट रखा जाता? 50% रेट ऑफ टैक्स रखा जाता, 50% कर रखा जाता था। एरिया कितना? 30% एरिया पे लागू था। वेस्टर्न यूपी, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान एटसेट्रा, इन सब क्षेत्रों पर लागू था। ठीक, चलिए, सभी का क्लियर है? एक बार बता दीजिए। अब देखो, इसको 100% हो गया ना, फिर से देख लीजिए, 100% कंप्लीट हो गया। तो रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, और क्या हो जाएगा? जमींदारी। जमींदारी व्यवस्था। ये कितने कितने परसेंट पे हो गए भाई? तो देखो ये कितना परसेंट है? रैयतवाड़ी 51, मालवाड़ी 30, और ये कितना हो गया? 19%। टोटल हो जाएगा कितना? 100%। 100% एरिया पर क्या लागू हो गया? 100% एरिया पर। ये कौन सा एरिया? तो ब्रिटिश एरिया। ब्रिटिश एरिया पर जो ये वसूलते थे भू राजस्व व्यवस्था लागू हो जाता है। ठीक, तो ये थी इनकी भू राजस्व व्यवस्था। अब अंग्रेज जब इतना सारा कर वसूलेंगे तो विद्रोह होगा कि नहीं होगा? तो विद्रोह होगा ना। उसी को कहेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह, जिससे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ताकि डाउट सेशन का जो आपका दौर होता है वो कंप्लीट रहे। जो भी डाउट हो आप लोगों के मन में पूछ लीजिए रिलैक्स हो करके।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल ही क्यों चूज किया? बंगाल चूज करने के पीछे था कि बंगाल में देखो, आपको अगर कहीं भी जहां पर यूनिटी कम होगी उसी क्षेत्र को चूज किया जाता है। तो बंगाल में देखा इन्होंने कि सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसी कारण से बंगाल को चूज करते हैं। ठीक, नो सर, क्लियर सर, क्लियर सर। चलिए, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। सब आखिरी में, सब आखिरी में जितनी भी चीज़ें हैं सब जो आपके एग्जाम में इररिलेवेंट है, जो बहुत कम सवाल रहते हैं, लगभग नहीं के बराबर, वो सब आखिरी में देखते हैं। ठीक है, तो सारे टॉपिक जो आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक होते हैं पहले पढ़ते हैं, और जो एग्जाम के से रिलेटेड टॉपिक नहीं होते वो सब आखिरी में पढ़ते हैं हम लोग। मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं? ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। मॉडर्न सबसे ज़्यादा सवाल आपके मॉडर्न से ही रहते हैं। जी, सियाराम जी, पंकज जी, दीप जी, सभी का क्लियर। हाँ, बंगाल का सिराजुद्दौला थाना, ठीक है। संसद में जमींदारों की जमीन छीनी जाएगी बेटा, कि अगर जमींदार सूर्य डूबने तक पैसा नहीं दिए तो उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी। सर टैक्स लेते क्यों थे? कोई भी अपना साम्राज्य चलाएगा तो बिना पैसे के तो चलाएगा नहीं, तो साम्राज्य चलाने के लिए जरूरी है ना। 1 जनवरी 1818 में क्या हुआ था? वाह भाई, बड़ा खतरनाक हो सकता है। 1 जनवरी 1858 में इतनी इतिहास में घटनाएं हैं कि आप इंडिया लेवल पे पूछना चाहते हो, वर्ल्ड लेवल पे पूछना चाहते हो, या आप रीजनल लेवल पे कहानी पूछना चाहते हो, बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक, अब वो मैटर नहीं करता एग्जैक्ट डेट, आप 1 जनवरी 1858 में क्या होता है, 20 घटनाएं हैं। ठीक, पहले तो जनवरी का स्पेलिंग आप सही कर दो। हाँ, अब मैटर करता है आप पूछना क्या चाहते हो, वो मैटर करता है ना। 1 जनवरी 1858 को एक तो रहता नहीं। ऑल क्लियर सर, मजा आ गया। चलिए और बताएं। ओल्ड हिस्ट्री में गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल का मतलब होता है वर्धन काल। ठीक है, उसके बाद में बीच में बढ़ेंगे राजपूत वंश। ठीक है, तो राजपूत जो होते पूर्व मध्य काल में, गुप्तोत्तर काल में आता है आपका वर्धन वंश। वर्धन वंश नहीं पढ़े हो ना, उसी को गुप्तोत्तर काल कहते हैं। इसके अलावा और भी छोटे मोटे जो रीजनल हिस्ट्री हैं वो सब आखिरी में निपटाते हैं। 1858 की कहानी सुना दें? अरे कल भी सुन लेना। सर एंग्लो सिख ट्रीटी कौन सी थी? सब बता देंगे, टेंशन कहाँ ले रहे हो भाई। एंग्लो सिख ट्रीटी, संगोला का संधि, महाराजा रंजीत सिंह, सबके बारे में पढ़ोगे, लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे उस पर चर्चा करेंगे, क्यों परेशान हो। ठीक, अभी पीछे जितना पढ़ाया उसमें कोई डाउट हो तो पूछो ना, जो फ्यूचर में पढ़ेंगे उस पर डाउट मत पूछो, क्योंकि वो अभी पढ़े ही नहीं है, तो उसका डाउट पूछ के आप क्या करोगे। सर 100% क्षेत्र में सारा भारत आता नहीं बेटा, 100% वो क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का कब्जा था, ब्रिटिश एरिया, अंग्रेजों के कब्जा वाला क्षेत्र था। ठीक, अंग्रेजों के कब्जा वाला क्षेत्र था, उस क्षेत्र को कहते हैं। ठीक सर, इस टाइम मराठा कहाँ थे? कौन से टाइम में? इस टाइम में मराठा, कौन सा ईयर चल रहा है? 1792। 1792 मराठा ज्यादा पावरफुल नहीं थे। 1792 में अगर कहोगे तो नाना फडणवीस का टाइम आएगा। ठीक है, नाना फडणवीस का टाइम होगा। मराठे बहुत कमजोर थे, बहुत मराठे बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे इस समय। 1792 में अगर बात करोगे तो हैदर अली टीपू सुल्तान का आगमन हो जाता है। ठीक है बेटा, हैदर अली टीपू सुल्तान ये सब आते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये सब चलेगा। ठीक, ये सब चलेगा। जब ब्रिटिश बंगाल में थे तो साउथ इंडिया, कर्नाटक का वॉर चल रहा था, जो आपने कल पढ़ा है। कर्नाटक का वॉर पढ़ा है ना कल बेटा, तो कर्नाटक का वॉर पढ़ा था। और कर्नाटक वॉर के बाद यहाँ पर हैदराबाद की स्थापना हो जाएगी। इधर हैदर अली आ जाएगा, टीपू सुल्तान आ जाएगा, और इधर भू राजस्व व्यवस्था चलेगा। मतलब ध्यान से समझो, यहां से उत्तर भारत से जो पैसा वसूलते वही पैसा ले जाके साउथ इंडिया में लगा देते। जैसे 1792 में कर्नाटक, अरे जो है तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर होगा, जो जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है टीपू सुल्तान की हार हो जाएगी और कॉर्नवालिस जीत जाएगा। ठीक है, कॉर्नवालिस का मतलब हो गया ब्रिटिश जीत जाएंगे।
1790 से 92 में। तो जो नॉर्थ इंडिया में लोग पैसा पाते थे वो सारा पैसा लगा देते थे कहां पर, साउथ इंडिया के जीत में। मतलब भारत के पैसे से ही भारत के लोगों को हराया गया, भारत के राजाओं को हराया गया। ठीक, हैदर अली मैसूर का शासक था, सब पढ़ोगे। यूपीएससी आईएएस के लिए सबसे बड़ी बुक, यूपीएससी आईएएस के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद देन आपको बहुत सारी किताबें अलग अलग ऑथर्स की वो पढ़ना है आपको, बिपिन चंद्रा, बीएल ग्रोवर, बहुत सारी किताबें अच्छे अच्छे ऑथेंटिक पढ़ना। तो पहले आप एक बार स्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं। सर आप कभी अम्बेडकर साहब की स्टोरी नहीं बताएं, क्यों सर? देखो, जाति धर्म से हमारा साम्राज्य पहली बात तो मुक्त है। आप अम्बेडकर जी की स्टोरी पूछ रहे हैं तो अभी अम्बेडकर जी आएंगे तब तो बताएंगे स्टोरी। अम्बेडकर जी का आगमन 1932 के दौरान आएगा। 1920 से 1932 में अम्बेडकर जी आएंगे, तो आपको अम्बेडकर जी की कहानी पहले ही सुना दें। अभी आप में से कोई बच्चा कहे सर आप गांधी जी की कहानी नहीं सुना, अरे पहले उन्हें आने तो दोगे धरती पर यार। गांधी आएंगे, अम्बेडकर जी आएंगे, तब उनकी कहानी सुनाएंगे। कैसे एंसेंट हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में अम्बेडकर जी की कहानी सुना दें। ठीक, चलिए और कोई कहानी, और कोई क्वेश्चन किसी के मन में? देखो किताबें बहुत हैं बेटा, मैटर आपके ऊपर करता है कि आप पढ़ क्या रहे हो। आप पढ़ क्या रहे हो ये मैटर करता है कि आप क्या चीज पढ़ रहे हो। मुद्दा इस बात का है कि आप क्या पढ़ रहे हो। मैटर ही करता ना आप क्या पढ़ रहे हो। ऑथेंटिक किताब पढ़ो, कोई भी पढ़ो। चलो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। सर जी अफगान, अफगान क्या पूछ रहे हो भाई? नीचे कर दीजिए थोड़ा सा। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी। फालतू एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, चलिए। हाँ, 1 जनवरी, एक क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो आप? 1 जनवरी 1818, अरे 1818, अरे भाई आने दो आने दो, मराठा पढ़ेंगे। अभी मराठा खत्म नहीं हुआ आपका, मराठा शुरू ही नहीं हुआ, तो आप क्यों परेशान हो? कोरेगांव का बैटल आप पूछ रहे हो अभी से, तो आने दो, उसको बता देंगे, टेंशन ना लो। कोरेगांव का भी बैटल आपको समझा देंगे, अभी नहीं, अभी आने दो पहले महाराष्ट्र, तब बता देंगे। ठीक है, हाँ ऐसे पूछो कि 1 जनवरी 1858 को, अरे 1818 को वहां पर। चलिए तो आज यहीं पे रखें। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।